प्रैक्टिकल है तो हम प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। अभी तो हमने क्या पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं, ये सब थे सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजी। पर इससे सर्कुलर मोशन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं होता, सर्कुलर मोशन का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ अब आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होता है, तो सबसे बड़ा जो सर्कुलर मोशन का यूज़ होता है वो होता है रोड सेफ्टी में, ठीक है। तो हम समझते हैं कि रोड सेफ्टी क्या होती है, और इसके लिए अपन चलते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक बना रहा हूँ, ये एक सर्कुलर ट्रैक है मेरा, ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें कोई गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है। आपको मालूम है सब सर्कुलर ट्रैक में चल रहे होते हैं तो हमें बहुत सावधानी से चल रहा होता है। अगर हम बहुत तेज स्पीड से चलेंगे तो हम टेंजेंशियली बाहर निकल जाते हैं, हम उतना फास्ट टर्न नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। हम टर्न तो कर पा रहे होते लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन आप सर्कुलर ट्रैक पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल सकते, वरना वो जो गाड़ी होगी सीधी निकल जाएगी, घूम नहीं पाएगी इतनी तेजी से, टायर और सड़क में उतना उतना फास्ट फ्रिक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो हम जब सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स पे करते हैं, तो जब डिज़ाइन करते हैं ना इन रोड्स को, जब इन रोड्स को डिज़ाइन करते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब हम कैसे जो देखिए हमें सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सीधी सी बात है, सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अगर वो कम होगा, अगर वो कम होगा तो गाड़ी भाग जाएगी, ठीक है। तो हमें सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स आ सकता है दो तीन तरीके से। एक तो तरीका है कि फ्रिक्शन से, अगर आपने अच्छा फ्रिक्शन डाल दिया तो फ्रिक्शन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे एक पत्थर बांध के घुमा रहा हूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको, टेंशन। फिर मैंने आपको बताया था कि सन की चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, ग्रेविटेशन। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी न किसी और फोर्स की वजह से आता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो फ्रिक्शन की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, फ्रिक्शन की वजह से। तो हम फ्रिक्शन के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, हम बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड को थोड़ा सा उठा दें। जैसे ये रोड अभी सीधा है, मैंने इस रोड को हल्का सा उठा दिया, इतना सा उठा दिया थीटा एंगल पे, तो अगर रोड थोड़ा सा बैंक हो जाएगा तो सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा मिलेगा। नॉर्मल अब सेंटीमीटर फोर्स देगा, अभी कैसे देगा वो भी हम देखेंगे। और या फिर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, मैं फ्रिक्शन भी कर दूं, बैंकिंग भी कर दूं, और ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा। तो तीन तरीके से हम सेंटीमीटर फोर्स को पढ़ेंगे, या तो हम फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है। आइए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर सिर्फ फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक है और इस पे ये गाड़ी जा रही है मेरी, ठीक है। अभी मैंने इसका लेवल जो है बिल्कुल प्लेन लेवल है, मतलब ये एंड और ये एंड जो ना दोनों एक ही लेवल पे, ग्राउंड पे नहीं है, दोनों एक ही ग्राउंड लेवल पे। इसमें बिल्कुल भी बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग मतलब ये होता है हल्का सा रोड उठा हुआ थीटा एंगल पे। ये एक एंड है, ये बी एंड है। इस समय ए एंड और ये बी एंड दोनों ऐसे हैं, ए एंड और बी एंड दोनों ग्राउंड पे है, बिल्कुल ग्राउंड पे, इनमें कोई भी एंगल नहीं है। बैंकिंग में क्या होता है, ये जो ए है ये तो यहां पर है और बी उठ के यहां चला जाता है, एक तरह से मान लीजिए आप, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। पर अभी हम पहला वाला एग्जांपल देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास कोई बैंकिंग नहीं है, मैं सिर्फ फ्रिक्शन के थ्रू कितना सेंटीमीटर फोर्स दे रहा हूं ये डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब देखिए क्या होगा, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन होगा, गाड़ी की टेंडेंसी क्या होगी, बाहर जाने की टेंडेंसी होगी, बहुत तेज स्पीड से जाएगी। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा वो तो mv²/r मिलेगा, चाहिए होगा mv²/r। सर्कुलर मोशन में जाना है इसको, अगर ट्रैक कंप्लीट करना है तो mv²/r फोर्स चाहिए होगा। लेकिन mv²/r जो फोर्स देगा वो अब क्या देगा, वो कौन देगा, वो देगा फ्रिक्शन, वो देगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है यार, फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है, ठीक है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, अपने एलएलएम में पढ़ा है,
एफ मैक्सिमम क्या होता है, एफ लिमिटिंग, या इसको अपन बोलते हैं म्यू एन, या एन को अपन बोलते हैं एम जी, तो म्यू एम जी, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अगर इसकी स्पीड इससे भी ज्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया मेरे पास नहीं है इतना, तू जा अपने रास्ते, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यानी कि ये है, अगर मैं एफ की जगह ये रख देता हूं, इतना मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स दे सकता है ये, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। अच्छा, मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स का क्या मतलब, जितनी इसकी स्पीड होगी उतना तो सेंटीमीटर फोर्स होगा, उतना ही तो मांगेगा ये। लेकिन अगर इसकी स्पीड ही बहुत ज्यादा होगी तो उतना तो इसके पास फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, तो ये मना कर देगा। तो यानी कि सिंपल सी बात जो हम कहने की बात बोल रहे हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी म्यू एम जी। और अगर इसको मैक्सिमम के टर्म्स में लिखना है तो अपन अब ये बोल सकते हैं, मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि जो एम वी स्क्वायर बाई आर होगा वो हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए, फ्रिक्शन से कम होना चाहिए ना। फ्रिक्शन से ज्यादा किस हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो भाग जाएगी गाड़ी की। तो एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए। एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी होना चाहिए, यानी कि वी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी होना चाहिए स्क्वायर रूट। तो वी की जो वैल्यू है, वी मैक्सिमम है, ये क्या है, वी मैक्सिमम है। अच्छा, इस समय फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अंदर की तरफ नहीं लग रहा होगा, बाहर की तरफ लग रहा होगा। नहीं, सही बात है, अंदर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, क्योंकि गाड़ी तो बाहर जाने की कोशिश करी तो फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ ले जाएगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ लेने की कोशिश करेगा। तो आखिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वी मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वी मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। क्या ये समझ में आ गया, फ्रिक्शन वाला केस। अब अपन चलते हैं बैंकिंग वाले केस पे। ये है बैंकिंग। तो बैंकिंग में क्या कर दिया, अच्छा दोबारा बना लेते हैं। मैंने ये रोड को थोड़ा सा उठा दिया, ये थीटा, ये पहले ए पॉइंट था, बी पॉइंट उठ के यहां पर आ गया, और ये जो हाइट उठाई ना मैंने, इसको बोलूंगा एच, हाइट उठा दिया। इतना सा होता है ये एच, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इतना सा एच होता है रोड डिजाइन करते ना। और ये जो लंबाई है, सड़क की जो लंबाई है, चौड़ाई है, सॉरी विड्थ है, वो है ये जो चौड़ाई है जिस पे गाड़ी चल रही है वो है बी, हाइट होगी एच, ठीक है। अब अपन कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है। आप देखिए मेरी जो गाड़ी है वो ये है एम जी। याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब यहाँ पे देखते हैं टुवर्ड्स द सेंटर क्या चीज आती है, वहां पर टुवर्ड्स द सेंटर क्या आया था, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया था। अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा भी इसके निकालेंगे। आप देखो सबसे पहले तो नॉर्मल जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एन होगा नहीं होगा, ठीक है। एम जी तो बिल्कुल सीधा होगा, हमने एम जी तो बहुत बार पढ़ रखा है, ये एम जी होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, होगा नहीं होगा। तो एन कॉस थीटा होगा, ये तो एमजी को बैलेंस करने का काम करेगा। आ रहा है, जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एमजी से क्या मतलब है, मुझे तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, एन साइन थीटा, ये मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। एमजी साइन थीटा से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स से मतलब है। हाँ, ये तो अपन सिर्फ बैंकिंग वाला रोड वाला के एग्जांपल ले रहे हैं। सिंपल सी चीज समझो, मुझे कैसे भी करके सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। अब ये जितने भी फोर्सेस दिए हैं इसमें जो टुवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स निकालना है वो मुझे लगेगा, ठीक है, एन साइन थीटा। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एमजी का ये कंपोनेंट भी तो एमजी साइन थीटा आ सकता है, बिल्कुल सही बोला है, सेंटर की तरफ लगेगा। तो मैंने नॉर्मल का ही कंपोनेंट क्यों लिया, मैंने एमजी का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में नहीं आया था। एमजी का कंपोनेंट इसलिए लेंगे
क्योंकि क्या होता है, ये रोड है सीधी, ये ऐसी रोड है और फिर ये ऐसी रोड है, ठीक है। हमेशा जो क्या होता है, जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल नेट नॉर्मल जो होता है, इस केस में भी नॉर्मल होगा, इस केस में भी नॉर्मल होगा, हमेशा जो नॉर्मल होता है ना वही आपका सेंटीमीटर फोर्स देता है, एमजी नहीं देता, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे हम, क्या क्या बैलेंस करेंगे, एन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम जी, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो यहाँ पर मैं कर दूंगा, अगर डिवाइड कर दूंगा तो वी स्क्वायर ये आ जाएगा टेन थीटा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया, और टेन थीटा का एक और फॉर्म है इस ट्राइंगल से, आप देखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं तो v इक्वल टू एक और लिख सकता हूं, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा भी लिख सकता हूं, यानी कि ये जो v है ये मैक्सिमम स्पीड है बैंकिंग के केस में, इससे ऊपर होगा तो अगेन सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, अगेन सेंटीमीटर फोर्स नहीं, सो दिस इज अगेन ए मैक्सिमम स्पीड। हाँ तो बाहर जाने की होगी, बाहर जाने की होगी हमेशा, सेंटीमीटर फोर्स तो टुवर्ड्स सेंटर मिल रहा है ना, तो अगर सेंटीमीटर फोर्स से ज्यादा उसको फोर्स चाहिए तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्या क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया, अब फ्रिक्शन कम बैंकिंग, फ्रिक्शन भी करूंगा और बैंकिंग भी करूंगा, ठीक है। आइए, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ, ठीक है। आप देखिए इसमें भी दो केस बनेंगे, फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ द बैंक रोड की बात करूं तो आइए अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा थीटा है, ठीक है। यहां पर अब मैं इस बार ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लूंगा, बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि क्या होगा इतने सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा कहां से निकल रहा है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट लूंगा। इसमें दो केस बनेंगे, ठीक है। क्या वो दे रखेंगे दो केस, हाँ पहला केस है, इसमें पहला केस है, एक तो मैंने रोड को उठा भी दिया, फ्रिक्शन भी लगा दिया उसमें, अब मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, है ना, चींटी की चाल से चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो भैया स्लोप मुझे ले जाएगा अंदर ही गिरा देगा, समझ रहे हो, बहुत धीरे धीरे चलूंगा, गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलेगी तो गाड़ी अंदर ही चली जाएगी मेरी। अच्छा, जब गाड़ी सब स्लो चलूंगा, मैं वी मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैं कितनी मिनिमम से चलूंगा मैं, ताकि मैं सेफली चल पाऊं विदाउट स्किडिंग, सेफली, अगर उससे स्लो चलूंगा तो मैं स्किड हो जाऊंगा, ठीक है। अब जब मैं अगर स्किड होने की संभावना है तो आप बताइए कि फ्रिक्शन ऊपर लगेगा कि फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, कौन से केस में, वी मिनिमम के केस में, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आप कंपोनेंट करें, ये बन गया एम जी, ये बन गया नॉर्मल, ये एंगल थीटा, ये हो गया एन कॉस थीटा, क्या ये समझ में आया। अगर ये एन कॉस थीटा हो गया तो एन साइन थीटा एन कॉस थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, ये डायग्राम बनाना बहुत अच्छा जरूरी है, एन साइन थीटा हमेशा एन के एन कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये तो हो गया, फ्रिक्शन के कंपोनेंट करना बाकी है ना, फ्रिक्शन के कंपोनेंट करना, देखो फ्रिक्शन के कंपोनेंट, अगर ये थीटा तो ये भैया भी थीटा, तो अगर ये थीटा तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, होगा नहीं होगा, और इसी फ्रिक्शन का एक और कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा एफ 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 साइन थीटा। अब सारे कंपोनेंट हो गए, आप देख लो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, उसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। आप देखो तो अपन इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये डायरेक्शन मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, टुवर्ड्स द सेंटर क्या फोर्स है, एन साइन थीटा, बाहर क्या लग रहा है एफ कॉस थीटा, तो टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स क्या हुआ, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये समझ में आ गया, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी,
mg को कौन बैलेंस करेगा? n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। तो मैं लिख सकता हूं n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, f क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए? म्यू एन। तो जहां जहां फ्रिक्शन है वहां वहां म्यू एन से रिप्लेस कर दूं उसको। ठीक है, जहां जहां फ्रिक्शन है म्यू एन से रिप्लेस कर दूं, और एन की जगह भी एम जी से रिप्लेस कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां जहां भी एन है, फ्रिक्शन है, वहां म्यू एम जी से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो चलो यही यही कर देता हूं जगह। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा ये। क्या कॉपी? तो चलो ठीक है, आइए। क्या था ये? लिख लिया ना, एन साइन थीटा। दोबारा बोलो, एन साइन थीटा, ओहो, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ क्या आया था? एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा बराबर एम जी। और मैंने बोला था कि फ्रिक्शन जो होगा वो होगा म्यू एम जी। तो वैल्यू पुट करो, एन साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और एन साइन थीटा एन कॉस थीटा है ना? इसलिए सॉरी, ये यहां पर भी तो एन की जगह भी तो ये रखूंगा ना एम जी, ये भी एम जी रहेगा। ठीक है, सारे एम जी, सॉरी ये तो एन है ही सही, यहां पर मैं एन की जगह रख लूंगा एम जी, है ना? इस वाले एन कॉस थीटा में भी एम जी कॉस थीटा प्लस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये v कौन सा है? ये v मिनिमम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? v मिनिमम। ये v मिनिमम है। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, मैं अब फाइनली वो लिख देता हूं जिसका, जो फाइनली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा, वो आ जाएगा मेरा v मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। फाइनली इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा। हमें तो रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? हमें डेरिवेशन में नहीं पढ़ा, पर हमें समझ में आना चाहिए कौन सी इक्वेशन कहाँ से बनी है। ठीक है, अब v मिनिमम आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, अब इसका एक और रूप होता है, अपन म्यू को बोलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। एक और रूप होता है, और ये अपने एनएलएम में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। म्यू इक्वल टू अपन बोलते हैं tan फाई। नाउ व्हाट इज फाई? एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? आपको नहीं समझना, आपको तो सिर्फ याद रखना है फाइनली। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और मैंने इस पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, और ये स्लाइड नहीं कर रहा, तो मैं धीरे धीरे, मान लीजिए ये एंगल बढ़ाता जाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, ये ऑब्जेक्ट अपने आप ही स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा, स्किड करना शुरू कर देगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, स्लाइड नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाता जाऊंगा, तो उस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जिसपे कि वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना या स्किड करना शुरू कर देगा, वो होगा एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको बोलेंगे फाई, और इस फाई को अपन लिखते हैं म्यू इक्वल टू tan फाई। उसी तरह फ्रिक्शन की वैल्यू अपन डिसाइड करते हैं, तो म्यू इक्वल टू tan फाई। तो अपन फाइनली म्यू इक्वल टू tan फाई डाल देंगे, या म्यू इक्वल टू tan फाई, चलो मैं डाल देता हूं आप लोगों की तसल्ली के लिए। फाइनली कोई नहीं बताता नीट वाले बच्चों की सब चीजें, सिर्फ मैंने रटवा देते, मैं रटवा दूंगा। tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई। ठीक है, फाइनली सब कुछ करने के बाद हमारे लिए जो काम की चीज आती है, v मिनिमम इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाई। बस हमारे लिए तो ये काम की चीज है भाई।
ठीक है, हमारे लिए काम की चीज जो है, तो ओपन करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। फाई दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा, वैल्यू पुट करिए, निकाल लीजिए, ओपन करने की क्या जरूरत आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं, फाइनली लिख लेता हूं। यहां पर अपने एक फॉर्मूला यूज किया है जिसको बोलते हैं टेन ए माइनस बी, उसकी वैल्यू होती है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये वैल्यू होती है। वो वाला फॉर्मूला अपने यूज कर लिया है चुपचाप, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल टूल्स बहुत सारी जगह यूज होता है। तो व्हाट इज द वी मिनिमम, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस पाई, ठीक है। चले, तो अपन ने कौन सा केस देखा, मैंने फ्रिक्शन भी कर रखा है, मैंने बैंकिंग भी कर रखी है, लेकिन मैं गाड़ी को बहुत स्लो चला रहा हूँ, बहुत स्लो चला रहा हूँ, तो फ्रिक्शन मेरा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, फ्रिक्शन मेरा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये वी मिनिमम निकला। अब इसी का अपोजिट केस होगा कि मैं बहुत तेज चलाऊंगा, जब मैं बहुत तेज चलाऊंगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि गाड़ी बाहर भागेगी, तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ लगेगा। अब स्पीड ऑफ द व्हीकल इज हाई, देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इनवर्ड्स। वापस वही डायग्राम, वापस वही डायग्राम, हनुमंत कोशिश करो, ये डायग्राम बना दिया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब देखो क्या क्या फोर्स लगेंगे, सबसे पहले तो mg लगेगा नीचे, ठीक है, सबसे पहले ये लगेगा, इसके बाद ये नॉर्मल लगेगा ऊपर, ठीक है। अब बताओ और कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन अंदर लगेगा बाहर लगेगा, अंदर लगेगा, अंदर मतलब इस पे, यहां पर फ्रिक्शन लगेगा मेरा, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स करने, कंपोनेंट्स करने, अब कंपोनेंट्स करना थोड़ा सा अच्छा काम है, मतलब बढ़िया काम है, कंपोनेंट तो करना ही चाहिए, ठीक है। ये थीटा, तो क्या ये मुझे एन कॉस थीटा मिल रहा है, ठीक है। अगर ये एन कॉस थीटा है तो इसका जो एन साइन थीटा होगा वो इधर ही मिलेगा। क्या समझ में आया? देखो अगर ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट ऐसे, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, टेढ़ा वेक्टर है, क्या इसके कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो सकते हैं क्या? इसका कंपोनेंट, ये वेक्टर अगर टेढ़ा है, इसका कंपोनेंट एक तो ये होगा और एक ये होगा, दोनों कंपोनेंट के बीच में वेक्टर आना चाहिए ना। मतलब बहुत बेसिक चीज है, क्या था समझाना जरूरी होता है। कई बार मैं भी जब पढ़ रहा था तो पहली बार मेरे को समझ नहीं आई थी, अगर ये वेक्टर टेढ़ा है तो क्या मैं इसके कंपोनेंट ऐसे और ऐसे कर सकता हूँ क्या? बीच में आना चाहिए ना, तो इसका एक कंपोनेंट तो ठीक है, दूसरा कंपोनेंट तो ऐसा आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये नॉर्मल यहां पर था तो इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा और एक कंपोनेंट यहां आएगा। अब फ्रिक्शन की बात कर लें, फ्रिक्शन का कौन सा एंगल आएगा? अच्छा ये देखिए, ये थीटा है तो ये भैया थीटा होगा नहीं होगा? होगा ना। अच्छा ये हो जाएगा, फिर तो यहीं पर आगे जोड़ देता हूं एफ कॉस थीटा, यहां होगा नहीं होगा? एफ कॉस थीटा होगा, और इसी में एफ साइन थीटा जुड़ जाएगा। हो गए सारे कंपोनेंट। आप तो बैलेंस करने वाली बात है, कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? ये दोनों भैया मिलके दे रहे हैं ना। टुवर्ड्स द सेंटर कौन काम कर रहा है? ये दोनों। टुवर्ड्स द सेंटर कौन काम कर रहा है? ये दोनों काम कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी मैक्सिमम होगा पर इस केस में, आप वी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। क्या ये समझ में आ गया? अच्छा, और इस नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है? दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं एन कॉस थीटा शुड इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, वही एफ की वैल्यू क्या रखूंगा? म्यू एम जी, एन की वैल्यू क्या रखूंगा? एम जी, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू क्या रखूंगा? एम जी। क्या ये क्लियर है? ये रखूंगा। ये सब वैल्यू रखने के बाद जो वी मैक्सिमम आएगा, और वो म्यू इक्वल टू फाइनली 10 भी रख दूंगा, एंगल ऑफ रिपोज वो भी रख दूंगा। तो हमारे पीछे वाले केस में क्या आया था? यहाँ माइनस आया था, अब यहाँ प्लस आएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनली मैक्स वैल्यू आ गई, वी मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी, सॉरी आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है।
हाँ हाँ हाँ, तो एन की वैल्यू क्या होगी इस केस में? जिस जगह एन, सही बात है, एन की जगह आ जाएगा एम जी कॉस। पीछे भी हमें ये करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, पीछे भी ये हमने एन की जगह एम जी रखा था, एम जी रखे, हमें फाइनली जो वैल्यू याद रखनी ना वो ये याद रखनी है, पर ठीक है ना, मैथड में कोई करेक्शन, एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एम जी है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। क्या करेक्शन कर ले, चलो करेक्शन कर लेते हैं, तो एन को लिखा ही नहीं था मैंने यहाँ पर है, ठीक है, ओके, सो अब फाइनली वो रिजल्ट क्या आ गया, ये मिनिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि अगर हमें सेफ टर्न करना है तो आपकी स्पीड इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस, अब हम थोड़े से अलग अलग केसेस और देख लेते हैं। कॉनिकल पेंडुलम, अब कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है एक बार समझ लीजिए, कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। कॉनिकल पेंडुलम ऐसा नहीं होता, कॉनिकल पेंडुलम में कि मैं यहाँ से, हाँ ये कॉनिकल पेंडुलम, ये देखिए ये कॉनिकल पेंडुलम, नीचे एक है ना सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये वायर नीचे एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ से लटकाया इस वायर को और ये वायर केबल जो है ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, दिस इज कॉनिकल पेंडुलम। आप कॉनिकल पेंडुलम में सेंटीमीटर फोर्स जो होगा वो कौन देगा, ये टेंशन है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, होगा नहीं होगा, और ये अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो एम जी यहाँ पर लग रहा होगा और टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा होगा, तो जो टी कॉस थीटा होगा वो तो हो जाएगा एम जी के बराबर, और टी साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, ठीक है, और वापस इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, है एक में समझिए, हमें सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या देगा यहाँ पर, टेंशन का कंपोनेंट देगा, टेंशन का कंपोनेंट क्या है टी साइन थीटा, ठीक है, और ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमेशा बाहर की तरफ ही लगता है, ये जो डायरेक्शन दिखा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल की दिखा रही है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या सेंट्रीपिटल से मतलब है, ठीक है ना, हमें जो सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो देगा टी साइन थीटा, ठीक है, ये है डेथ वैली, मौत का कुआं, तो मौत का कुआं में देखा होगा ना आपने कि ये बड़ा सा मौत का कुआं होता है, ठीक है, ये बड़ा सा मौत का कुआं होता है, इसमें ये सर्कल में घूमते रहते हैं ऐसे 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 जो घूमते रहते हैं, तो कैसे घूमते हैं, इनको जो सेंटीमीटर फोर्स सर्कुलर मोशन कौन देता है, अब यहाँ तो कोई टेंशन भी नहीं है, यहाँ कोई रस्सी भी नहीं बंध रही, क्या रस्सी से बंधे होते हैं, क्या रस्सी से नहीं बंधे होते, तो ये जो जब ये सरफेस पे कॉन्टेक्ट, हर जगह ये कहीं पर हवा में थोड़ी चलती है मोटरसाइकिल, हर जगह कॉन्टेक्ट होता है ना, सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट होता है, ये घूम रहे सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट होता है, तो जहां भी सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट होगा सरफेस नॉर्मल लगाती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर लगाती है, यहाँ पे सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट होता है यहाँ पर नॉर्मल लगाएगी, यहाँ पे सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट होता है यहाँ पर नॉर्मल लगाएगी, और ये नॉर्मल जो होता है ये नॉर्मल दे देता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये जो नॉर्मल होता है कॉन्टेक्ट जो होता है, तुम कॉन्टेक्ट तो विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये एक मोटरसाइकिल सवार है भैया, ऐसे से घूम रहा है, तो इस जगह में सरफेस से कांटेक्ट है, इस जगह भी सरफेस से कांटेक्ट में होगा, हवा में थोड़ी घूमता है, वो 2D में दिखा नहीं पा रहा मैं, हवा में थोड़ी घूमेगा भाई, किसी भी यहीं पर कांटेक्ट में, यहीं पर यहाँ पे बीच में हवा में उड़ रहा है,
वो तो सर्कमफ्रेंस के साथ घूम रहा है ना, उसकी सर्कमफ्रेंस घूम रहा है तो हर जगह कांटेक्ट में हो। तो जैसे कि मान लीजिए ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर कोई अंदर अंदर घूम रहा है कोई, ठीक है, तो बॉटल के इनर सरफेस से हमेशा टच में है ना वो, तो इनर सरफेस से हमेशा टच में, तो हर जगह जो सरफेस से टच में वो नॉर्मल दे रही है उसको, वो जो नॉर्मल दे रही है वही नॉर्मल सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है उसको, ठीक है। अब दो चीजें और होगी, एक तो नॉर्मल सेंटीमीटर फोर्स दिया, अच्छा ये टपके नहीं, अगर ये अंदर अंदर घूम रहा है ऐसे से, इसके अंदर अंदर घूम रहा है तो ऐसा होना चाहिए इसका एमजी तो नीचे नीचे ले जाना चाहिए, एमजी नीचे नहीं ले जाएगा क्योंकि एमजी तो नीचे लग रहा होगा लेकिन फ्रिक्शन भैया ऊपर लग रहे होगे, इसको बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन इसको ऊपर लग के बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन इसको ऊपर लग के बैलेंस कर रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये डेथ वैल्यू होगी, बोलो। देख फ्रिक्शन क्या करता है, जो भी ड्राइविंग फोर्स होता है ना उसको अपोज करता है, अपन ये नहीं बोल सकते फ्रिक्शन हमेशा ड्राइविंग फोर्स का अपोज करता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, एमजी होगा जो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो एमजी तो नीचे खींच रहा है ना उसको, ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है ना उसको, पूरी गाड़ी को नीचे खींच रहा है, और फ्रिक्शन क्या करेगा, नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं तो ऊपर लगूंगा, वो तो एमजी का अपोज करेगा। ठीक है, चलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये वर्टिकल, वो आप कभी दशहरे मेले में गए होंगे तो वहां जो मोशन हो रहा है ना, वो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये घूम नहीं रहा मेरा, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें ये अप डाउन, ठीक है ना, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में प्लेन पे अगर मैं दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, ये देखिए प्लेन पे अगर मैं दिखाऊंगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग होती है, 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 क्यों होती है, क्योंकि एमजी लग रहा है हर जगह। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक ही प्लेन में मोशन कर रहा है, एक ही प्लेन में मोशन कर रहा है, अगर एक ही प्लेन में मोशन कर रहा है तो सब पे एमजी का कंपोनेंट जो है इक्वल लग रहा है, ऐसे से घूम रहा है ना, तो इस पे जो एमजी लग रहा है वही इस पे एमजी लग रहा है, इस पे एमजी लग रहा है, इस पे सब पे एमजी बराबर बराबर लग रहा है, लेकिन इसमें हर केस में एमजी अलग अलग लगेगा, ठीक है, जो जो ज्यादा ऊपर होगा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है ये अपन पढ़ते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले अपन सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज, वो अपन सीखेंगे यहाँ पर। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं अपन, तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हमने बताया कि हर पॉइंट पे एमजी अलग होगा, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी चेंज होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। मान लीजिए बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी v1, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी लेट्स से v2 होगी, ये पॉइंट है a पॉइंट और लेट्स से ये पॉइंट है b पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया। अब इस v1 v2 में क्या रिलेशन होगा वो अपन निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। कैसे निकालेंगे समझिए, मान लीजिए ये v2 पॉइंट है और ये इन दोनों के बीच में कोई हाइट होगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो हाइट होगी ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है तो सब एक ही लेवल पे हो रहे होते हैं, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो हाइट होगी। तो ये अपने ग्राउंड लेवल मान लिया, ये अपने क्या मान लिया, रेफरेंस लेवल मान लिया, और ये अपना एक एच हाइट का लेवल मान लिया, ठीक है। अब अपन जानते हैं COME लगाओ आप, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी बोल लेते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी बी। इस जगह मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रेफरेंस है ये 0, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv1 का स्क्वायर, समझ में आया। इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh
हाइट h है तो mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 mv2 का स्क्वायर। आए नहीं आए समझे? फाइनली इसको काट कूट के मैं जो लिख दूंगा वो हो जाएगा v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2gh। क्या ये समझ में आया? ठीक है, यानी कि आप देखिए v1 जो होगी सबसे ज्यादा होगी, v2 कम होगी, और ऊपर जाते जाएगी तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। और ये रिलेशन हमेशा हमेशा कम आएगा, v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए कंजर्वेशन मैकेनिज्म एनर्जी, बिकॉज इससे हम क्रिटिकल स्पीड और सब चीजें निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम कुछ और बात करते हैं। हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और हम बिना इसके करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो अब हम सिंपल बोर्ड पे करेंगे। आइए सिंपल बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे की पीपीटी मैंने कंप्लीट नहीं करी थी, तो हम बिना पीपीटी के करेंगे। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ही तो है, बिना पीपीटी के जाएगा। आइए अब हम क्या हमारा अभी तक रिजल्ट रहा, v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2gh, ये रिजल्ट रहा हमारा। ठीक है, अब हम सीखेंगे हर पॉइंट पे टेंशन निकालना, टेंशन निकालना सीखेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो आपकी सिलेबस में से इतनी सी चीजें दे रखी है, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम बहुत सारे करने पड़ते हैं। एक चीज तो ये दे रखी है कि भाई ये वायर है आपका, है ना, स्ट्रिंग से एक वायर लटका हुआ है, मैंने इसको नीचे कुछ स्पीड दी, कुछ स्पीड दी, क्या इसने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया? नहीं किया। तो पहली कंडीशन तो ये पूछेगा मैं इसको नीचे कितनी स्पीड दूं कि ये लोअर हाफ में ऑसिलेट करता रहे। ठीक है, फिर ये पूछेगा और ज्यादा स्पीड दे रही, अरे सर्कुलर मोशन कंप्लीट, तो बताओ उसको मिनिमम कितनी स्पीड दूं कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। फिर ये बोलेगा, फिर तीसरा कैसे बोलेगा, इसको कितनी स्पीड दूं कि ये आधे में से वापस आ जाए। ये 3 केस पड़ेंगे। अब इन 3 केस पढ़ने के लिए हमें टेंशन बढ़नी पड़ेगी, हमें स्पीड बढ़नी पड़ेगी, फिर बाद में फाइनली केस पढ़ने में आसानी रहती है, समझने में आसानी रहती है। तो हमारी एक एप्लीकेशन तो आ गई v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2gh। v1 क्या था? लोअर बोस बॉटम पॉइंट पे स्पीड, और v2 का था h हाइट पे, h हाइट पे स्पीड, कोई भी h हाइट हो, जो भी h हाइट होगी। ठीक है, मान लीजिए ये v1 था। ठीक है, अगर ये यहां पर निकालूंगा तो यहां पर अगर v2 निकालूंगा तो यहां पर h हो जाएगा r। अगर यहां पर निकालूंगा तो यहां v2 हो जाएगा r प्लस दिस हाइट, जो जोड़ना सीख लेंगे। अगर यहां पर v2 निकालूंगा तो यहां पर h हो जाएगा 2r। तो h हर जगह वेरी होगा। ठीक है, v1 तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, v1 के हिसाब से v2 भी वेरी होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे टेंशन की। जीवन में बहुत टेंशन है, और नीट और जेई की लाइफ में पढ़ने वाले बच्चे की जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, इसलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी टेंशन है। ठीक है, आइए मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनाने जा रहा हूं, तो मैं एक बहुत बढ़िया सा सर्किल बनाऊंगा, बहुत बढ़िया शानदार वाला। उम्मीद है बन जाए, बस ये बन गया, और बढ़िया बना दो इसको, थोड़ा सा ऊपर खिसका दो उसको, आ जाओ ऊपर खिसक गया, और ऊपर खिसक गया, बढ़िया ये हो गया। इसको रब कर दे ताकि इसमें सिर्फ टेंशन ही टेंशन दिखाई दे, और कुछ दिखाई नहीं दे, लाइफ में कुछ और होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसके सारे पॉइंट पे टेंशन निकालना सीखेंगे। एक सिंपल सा एफबीडी बनाना आना चाहिए, फिर सीख जाओगे आप। ये है इसका सेंटर ओ, ये है इसकी लंबाई, कुछ भी ले लो इसकी लंबाई, एल ले लो, ये इसकी लंबाई एल। ठीक है, लंबाई मतलब रेडियस, लेंथ रेडियस है ना, इसकी रेडियस है एल। अब हम ले लेते हैं, हम 5-6 पॉइंट पे निकालना सीखेंगे टेंशन। एक तो ए पॉइंट पे निकालना सीखेंगे टेंशन, एक हम निकाल लेंगे बी पॉइंट पे, एक हम निकालना सीखेंगे सी पॉइंट पे, एक हम निकालना सीखेंगे डी पॉइंट पे, एक हम निकालना सीखेंगे ई पॉइंट पे टेंशन निकालना। ठीक है, अब जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पहले ये इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे पार्टिकल मेरा यहाँ पर है, एम मास का पार्टिकल है यहाँ पर, एम मास का पार्टिकल यहाँ पर पॉइंट ए पे आ गया। अरे ऐसे घूम रहा है ना ये पार्टिकल, ये स्ट्रिंग है जो घूम रही है, सर्किल थोड़ी घूम रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये पार्टिकल ए पॉइंट पे, फिर पार्टिकल बी पॉइंट में चला जाएगा। तो हमें देखना है पार्टिकल यहाँ पर है तो इसमें इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है। जब यही पार्टिकल यहाँ बी पर चला जाएगा तो इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है। जब यही पार्टिकल सी पे चला जाएगा इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है। यही पार्टिकल जब डी पे चला जाए स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, और यही पार्टिकल जब ई पे चला जाएगा स्ट्रिंग में कितनी टेंशन नहीं निकालेंगे। आप देखो यहाँ पर अगर हमें टेंशन निकालनी है तो टेंशन हमेशा अवे होती है,
एम जी नीचे लग रहा होगा, एंड टेंशन हमेशा अबे एम जी नीचे लग रहा होगा, और टेंशन माइनस एम जी तो सेंटीमीटर फोर्स देगा। तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, टी ए टेंशन 8 ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी ए इक्वल टू जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेंशन। ये अभी समझ में आएगा, ये हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये होगी मैक्सिमम टेंशन। ए पे निकालना आ गया टेंशन, अब बी पे समझते हैं, बी का एफडी बनाते हैं। देखिए बी, ये एम जी देगा यहां पर, यार भाई ये पार्टिकल यहां पर आ गया तो एम जी नीचे देगा, ठीक है, यहां पर देगा टेंशन। अच्छा ये जो कंपोनेंट है ये थीटा है, तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो टेंशन मिलेगी, नेट टेंशन जो मिलेगी टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और वो सेंटीमीटर फोर्स देगा, यानी इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी टी बी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टी बी मेरे पास आ गया, टी बी आ गया मेरे पास एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ गया? पॉइंट सी पे निकालो। पॉइंट सी है ना, टेढ़ा नहीं है, सीधा है बिल्कुल, स्ट्रिंग व्यू सीधी होगी। तो इसका जो एम जी यहाँ नीचे आ जाएगा, क्या इसका कोई कंपोनेंट होगा? क्या कोई कंपोनेंट नहीं होगा इसका, तो ये तो बिल्कुल सीधा है ना, इसका क्या कंपोनेंट होगा? तो ये जो टेंशन है, ये पूरा का पूरा टेंशन ही एम वी स्क्वायर बाई आर देगी, यानी कि टी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी सी आ गया मेरा एम वी स्क्वायर बाई आर। एम जी नीचे लग रहा है ना, तो एम जी का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। तो नेट कंपोनेंट क्या हो गया? ओनली टी हो गया ना। क्या एम जी साइन थीटा? क्या एम जी साइन थीटा होगा ही नहीं ना इसमें, बैलेंस क्या करेगा इसका? हाँ वो आ रहा हूं, चलो अभी इसको बता देता हूं। इसका एम जी कॉस थीटा इधर लगा, इसका एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, यानी कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है और पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यानी कि उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा, उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा। और इसका जो, तुम अभी उलझा रहे हो मेरे को, इसका जो एटी हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स होगा जो नीचे लग रहा हो, तो इसका एटी जो जाएगा वो जाएगा जी साइन थीटा, और टेक्निकली इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, स्पीड ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। तो एटी इक्वल टू जाएगा माइनस जी साइन थीटा। यहां पर एटी जीरो है, यहां पर एम जी इधर लग रहा है, क्या इधर को एम जी का कंपोनेंट लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। तो ना तो वेलोसिटी का अलॉन्ग लग रहा है, ना वेलोसिटी का अपोजिट लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। तो यहां पर जो एटी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी एटी इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। यहां पर एटी की वैल्यू कितनी होगी सोचो? नहीं, यहां एम जी नीचे लग रहा है ना भाई, तो एटी इक्वल टू माइनस जी लग रहा है इधर, एटी इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी क्यों बोला है? क्योंकि मोशन तो ऊपर है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। ओके, वो तो जबरदस्ती में कॉम्प्लिकेट कर दिया, मैं एटी वेटी बताने वाला नहीं था इस डायग्राम में, एटी उलझा दिया तुमने मेरे को। ओके अब देखो, डी पॉइंट पे निकालना सीख लेता हूं, यहां तक पढ़ लिया तो डी पॉइंट पे टेंशन इधर। अच्छा डी पॉइंट पे ना एम जी जो लगेगा वैसे लगेगा नहीं लगेगा? अब ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो एम जी का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो इधर एम जी कॉस थीटा यहां मिलेगा, एम जी साइन थीटा नहीं बताऊंगा, ठीक है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डायग्राम, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कौन कौन दे रहा है? टी भी दे रहा है और एम जी कॉस थीटा भी दे रहा है। तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी इक्वल टू जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो टी डी ये हो जाएगा, टेंशन है डी,
इक्वल टू जाएगा mv² बाई आर माइनस mg cos u। तो आप देखो यहां पर टेंशन क्या थी, mg प्लस mv² बाई आर, यहां पर टेंशन क्या थी, cos थीटा आ गया, यहां पर mg हट ही गया, यहां पर mg माइनस में चला गया। तो आप देखिए टेंशन लगातार कम होती जा रही है, ऊपर जाते रहने तो स्ट्रिंग में टेंशन लगातार कम होती जा रही, और यहां तो माशाल्लाह हो जाएगी, mg भी नीचे, पूरा mg भी नीचे, पूरी टेंशन भी नीचे, है ना। तो यहां पर जो हो जाएगी, यहां इक्वेशन हो जाएगी t प्लस एम जी इक्वल टू mv² बाई आर। तो t इक्वल टू जाएगा mv² बाई आर माइनस mg। ये कौन सा पॉइंट हो गया, टॉप पॉइंट TE। तो यहां पर लिख देता हूं मैं mv² बाई आर माइनस mg। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया डायग्राम, ठीक है, पर सारे पॉइंट पे मैं टेंशन निकालना आ गया, ठीक है। तो ये टेंशन की चीज थी जिसको हम बोलेंगे, ये पहली चीज थी, ठीक है। कौन सा पॉइंट अरे सारे पॉइंट कवर हो गए ना। अगर अपने बीच का कोई भी पॉइंट ले लिया तो थीटा ही तो चेंज करना है, इधर बीच का कोई पॉइंट, अच्छा यहाँ पर, यहाँ ऐसे तो 3 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो ये इधर जो टेंशन होगी वही तो उतनी तो इधर होगी, इधर जो टेंशन होगी वही इधर टेंशन होगी, इधर जो टेंशन, इसमें जो टेंशन थी उतनी टेंशन यहां भी होगी आप तो सिमेट्री है ना, आप तो सिमेट्री है, ठीक है। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं, मिनिमम टेंशन और मैक्सिमम टेंशन में रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। और आपको ज्यादा टेंशन हो तो याद रख लेना 6 mg होती है, T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम इक्वल टू 6 mg। जिंदगी आसान करने के लिए याद रख लो, ठीक है। समझना चाहे तो भी समझ लेते हैं, समझना चाहे तो समझ लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन क्या होती है, लोएस्ट पॉइंट पे, मिनिमम टेंशन होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। दोनों के बीच की टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है, ठीक है। आता कैसे समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं, एक ही लाइन का है, अपन इतना सब कर लिया है तो हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। सर्कुलर मोशन, ये v, ये v1, ये v1 था, ये v मैक्स था, ये क्या था, v मिनिमम। आपने पढ़ा था यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, वहां पर स्पीड मिनिमम होगी। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था T मैक्स इक्वल टू होता है mv मैक्स का स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। अभी भी तो पढ़ा था मैंने T मैक्स, यार निकालना सीखा था ना। फिर अपन T मिनिमम भी निकालना सीखा था, mv मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू माइनस mg, ये भी अपन ने सीखा था। अब इन दोनों से कुछ करके 6 mg चाहिए मुझे, ठीक है। अपन, अच्छा ये तो हो गया। अपन एक और चीज पढ़ी थी, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी भी पढ़ा था अपन ने, उसमें अपन पढ़ा था v1 का स्क्वायर इक्वल टू होता है v2 का स्क्वायर प्लस 2gh, ये पढ़ा था अपन ने। v1 क्या हो जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर, होगा नहीं होगा। v2 क्या हो जाएगा, अगर टॉप पॉइंट में v2 ले लेता हूं ये, तो ये हो जाएगा v मिनिमम का स्क्वायर प्लस 2g, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r, h कितना हो जाएगा मेरा 2r, हाइट कितनी हो जाएगी 2r। क्या ये समझ में आया। तो क्या बोल सकता हूं, v मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू v मिनिमम का स्क्वायर प्लस 4gr। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें डाल दो, ये आ जाएगा ठीक है। मैं इसमें जानना नहीं चाह रहा, अभी 2-3 लाइन का और हो जाएगा। ये v मैक्सिमम का स्क्वायर उठा के इसमें डाल दो, फाइनली T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम इक्वल टू 6 mg आ जाएगा, ठीक है। आपको आना चाहिए, ठीक है, याद तो यही रखना है मैं, क्योंकि सवालों में सीधा ये यूज होगा, अपन ड्राइव करने नहीं बैठेंगे यहाँ पर ये कैसे आया इसके लिए जरूरी है समझना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, अब छोटा सा पार्ट रह गया, अब हम खत्म होने पर आ रहे हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब तीन कंडीशन जो होती है, तीनों कंडीशन की बात कर लेते हैं। कब लूप कंप्लीट करेगी, कब आधे लूप में ही ऑसिलेट करेगी, कब बीच में छोड़ देगी साथ। अब तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब कोई इश्यू नहीं है। आइए, तो कंडीशंस, अब हम बात करेंगे कंडीशंस की। तो पहली कंडीशन है लोअर हाफ, सेकंड कंडीशन है कंप्लीट, और थर्ड कंडीशन है
लीव द सर्किल, लीव द सर्किल। लोअर हाफ का मतलब क्या हो गया, लोअर हाफ में आइसोलेट कर रही है। आइए बना लेते हैं इसको, ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर इसको मुझे लोअर हाफ में आइसोलेट कराना है तो मैं V1 क्या रखूं कि ताकि ये ऐसे ऐसे ही घूमता रहे, इससे ऊपर ही नहीं जाए। तो देखो रुक जाओ, इसका मतलब है कि ये V2 जो होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे यहाँ की स्पीड 0 होगी तो इससे ऊपर कभी जाएगा नहीं ना यार, ये 0 हो जाएगा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे नीचे नीचे घूमता रहेगा। फील नहीं आ रही, तो फील नहीं आ रही। देखो मैंने इसको V1 को कुछ स्पीड दी, एक तो बॉल खतरनाक वाली केबल है, ठीक है। क्या लोअर हाफ में घूम रहा है ये थोड़ा सा हो गया, नहीं लोअर हाफ में घूम रहा है, ये लोअर हाफ में घूम रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर आती है 0 जाती है, तो लोअर हाफ में घूमेगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं। अब लोअर हाफ में घूमेगा यानी कि यहाँ की स्पीड 0 करनी। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V1 का स्क्वायर इक्वल टू V2 का स्क्वायर प्लस 2GH। किसको 0 करना है मुझे, V2 को 0 करना है, V2 को 0 करना है। V2 की हाइट कितनी है, L या R, अरे चलो R ले लो यार, सब जगह R ले लो, अपन भी R ले लेते, यहाँ पर R ले लेते, ये भी R ले लेते, ये तो H ही रहेगा, ठीक है, R ले लेते हैं। तो V1 कितना होना चाहिए, ये तो 0 हो गया, तो V1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2GR, यानी कि V1 इक्वल हो जाएगा √2GR। यानी कि अगर आपको चाहिए कि यहाँ स्पीड 0 हो तो आप √2GR से ऊपर की स्पीड से मत चलाओ उसको, नीचे से। अगर नीचे इसकी √2GR से ज्यादा स्पीड दोगे ना तो ये लोअर आपको क्रॉस कर देगा, और √2GR ये 2GR से कम दोगे तो लोअर हाफ में घूमता रहेगा बस। तो यानी कि लोअर हाफ में घूम ऑसिलेट करने की कंडीशन क्या है, V1 जो होना चाहिए √2GR से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 2GR से छोटा होना चाहिए, और इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, 2GR से छोटा और ये इक्वल होना चाहिए। क्या ये क्लियर है, ठीक है। आप सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं कंप्लीट करने की। सेकंड कंडीशन थी कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने की कंडीशन थोड़ी सी ट्रिक है, वो हमें समझनी होगी। कंप्लीट करने की कंडीशन में क्या मतलब है, मैं इसको कौन सी V1 स्पीड से फेंकूं, चलाऊं कि ये भाई साहब यहाँ तक पहुंच जाए, पार्टिकल घूमते घूमते। पहले तो मैंने क्या किया, यहीं पर स्पीड 0 कर दी तो यहीं पर घूमते रहे। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, तो सर्किल पूरा कर, सर्किल पूरा करूंगा तो नीचे थोड़ी स्पीड देनी पड़ेगी, कितनी स्पीड दूं। अब क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ये जो रस्सी अपनी जो स्ट्रिंग है ना, जो रस्सी से अपन बांध रहे हैं, उसमें 3 केसेस होते हैं। एक तो T ग्रेटर देन 0, एक T इक्वल टू 0, एक T लेस देन 0। T ग्रेटर देन 0 मतलब टेंशन बिल्कुल है स्ट्रिंग में, तो उस समय तो ये मोशन में रहेगी। T इक्वल टू 0 है, टेंशन 0 है, तब भी वो ना स्ट्रेट रहेगी, उसमें स्लैकनेस नहीं आएगी। लेकिन T लेस देन 0 है, टेंशन ही नेगेटिव होगी, तो रस्सी बिल्कुल मतलब स्लैक हो जाएगी, बिल्कुल रस्सी बिल्कुल स्लैक हो जाएगी। अब मुझे चाहिए मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम टेंशन क्या बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, T टॉप जो होगी मेरी वो मिनिमम ले सकता हूं मैं 0। 0 से कम तो मेरा टेंशन हो ही नहीं सकती ना, 0 से कम टेंशन होने पर तो सर वो ऊपर जाती बोल नीचे नीचे आ जाएगी स्लैक होके। मुझे चाहिए कि सर्किल कंप्लीट होना चाहिए, तो मिनिमम टेंशन कितनी होनी चाहिए, T टॉप पे 0 होनी चाहिए। अगर T टॉप पे मिनिमम टेंशन 0 होनी चाहिए तो उससे मेरी ये निकलेगी T टॉप पे मिनिमम क्रिटिकल स्पीड क्या होगी, क्योंकि T टॉप की टेंशन की वैल्यू क्या होती है, याद करो, mv²/r माइनस mg होती नहीं होती, ये होती थी ना। तो इसको 0 कर दूंगा, अगर इसको 0 कर दूंगा तो V मिनिमम आ जाएगा मेरा √rg, बस हो गया सवाल। तो यानी कि टेंशन 0 होने के बावजूद भी जो V मिनिमम आएगा वो आएगा √rg। V 0 नहीं हो सकता, अरे V 0 होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, ये लूप कैसे कंप्लीट करेगा, तो V तो कुछ ना कुछ होगा ना, V तो कुछ ना कुछ होगा तब तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। टेंशन 0 हो सकती है, टेंशन 0 होगी तो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन वो आगे तो ले जाएगा उसको। अब मुझे अगर यहां पर √rg चाहिए तो यहां पर क्या स्पीड चाहिए होगी, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, V1 का स्क्वायर इक्वल टू V2 का स्क्वायर प्लस 2GH। V2 का स्क्वायर दे रखा है √rg, तो ये हो जाएगा rg, 2g, h क्या हो जाएगा 2r, तो ये सॉल्व किया तो 5gr।
यानी कि V1 हो जाएगा √5GR। यानी कि मुझे अगर लूप कंप्लीट करना है तो मिनिमम 5GR की स्पीड से छोड़ना पड़ेगा, उसको √5GR की स्पीड छोड़ना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग द लूप के लिए कंडीशन क्या है? V1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। कंप्लीटिंग द लूप के लिए कंडीशन होगी। आप देखो तीसरी कंडीशन तो वैसे निकल आएगी। यहां तक पहुंचाने के लिए क्या थी? √2GR। पूरे करने के लिए क्या थी? 5GR। तो आधे में लटकाने के लिए कितनी है? 2GR से 5GR के बीच में 2GR से 5GR। तो हमारा जो नेक्स्ट केस था क्या था? वो लिविंग द सर्किल। लिविंग द सर्किल थर्ड केस था हमारा। लिविंग द सर्किल वाला जो केस था, उस केस में हमने क्या पढ़ा था? यहां पर हमने पढ़ा था √5GR मिनिमम। यहां पर अपन ने पढ़ा था जू, मतलब यहाँ सॉरी आपने पहले वाले के लिए क्या पढ़ा था? √2GR जब जीरो होना है, और जब पूरा होना है तो √5GR। यानी कि यहां से लेके यहां तक के लिए क्या हो जाएगा? √2GR से 5GR के बीच में। तो √2GR से लेकर V1 जो होना चाहिए √5GR के बीच में होना चाहिए। तो 2GR से ज्यादा होगा तो लोअर हाफ सर्किल को तो क्रॉस कर जाएगा, और 5GR से कम होगा तो पूरे सर्किल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी बीच में क्या अटक जाएगा। और जब ये स्लैकनेस आएगी इसमें, जैसे इसमें स्लैकनेस आएगी वैसे टपक जाएगा, हाँ वैसे सर्किल को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको अपन एक बार क्रिटिकल पॉइंट को समराइज कर ले। क्रिटिकल कहाँ बोली? ये तो लोअर मोस्ट बॉटम के लिए तो है। ये जो स्पीड दे रही थी ना, ये जो नहीं, अगर 100 से कम स्पीड होगी, 100 से ऊपर √GR होने के लिए, ऊपर √GR होने के लिए 5GR चाहिए। अगर 5GR से कम है तो ऊपर √GR भी नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा? बीच में छोड़ देगा सर्किल। देखो ये इसको मैंने घुमा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन ऊपर कर रहा है, पूरा कर रहा है, क्योंकि मेरी स्पीड जो नीचे से दे रहा हूँ 105GR से ज़्यादा दे रहा हूँ। अब देखो, अब मैं घुमा रहा हूँ, लोअर आप में ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि मैं स्पीड जो दे रहा हूँ √2GR से कम दे रहा हूँ। अब देखना ध्यान से दोबारा, मैंने स्पीड दी, क्या सर्किल पूरा किया? नहीं किया। क्या लोअर आप पूरा किया? लोअर आप तो पूरा किया, ऊपर आधे में आके कहीं अटक गया, यानी मैं √2GR से ज़्यादा तो दिया लेकिन √5GR से कम दिया। ठीक है ना? अभी रुको, अभी एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है और क्रिटिकल पॉइंट, बस 5 मिनट का रह गया अब ना, 5 मिनट का रह गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा। एक बार क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दूं आपको, फिर जीवन थोड़ा सा हमारा सफलतापूर्वक हम काम को खत्म करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करना शुरू करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। यहाँ पर TA हो जाएगा 6 mg। ये क्रिटिकल बोल रहा हूँ, मिनिमम टेंशन तो 6 mg होगी, और यहाँ पर जो स्पीड होगी VA इक्वल टू जाएगा √5GR। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये TB पॉइंट है। TB पॉइंट पर जो टेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3 mg, और TB पॉइंट पर जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी √3GR। ठीक है, C पॉइंट पर जो टेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी TC इक्वल टू 0 mg, और VC इक्वल टू जाएगा √GR। ये सब क्रिटिकल टेंशन और क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्या समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा हमें टी की वैल्यू तो मालूम ही है ना, इसके लिए टी की वैल्यू क्या होती है? mv²/r प्लस mg। v की वैल्यू पुट कर दो, इसके लिए टी की वैल्यू क्या होती है? mv²/r। v की वैल्यू पुट कर दो, ये 3 mg आ जाएगा। इसके लिए टी की वैल्यू क्या होती है? क्या t प्लस mg इक्वल टू mv²/r। तो t इक्वल टू जाएगा mv²/r माइनस mg। v की वैल्यू √rg पुट कर दो, mg माइनस mg 0 हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट केस होता है जो कई बार पूछ लेते हैं, रस्सी की जगह अगर रोड बांध दे, रोड को बांध दे, रोड, क्योंकि रोड में तो स्लैकनेस भी नहीं होगी, उस केस में मिनिमम स्पीड क्या होगी? रुको, ये मैंने
सर्कुलर मोशन है, ये मैंने एक रोड बांध दी, स्ट्रिंग में तो टेंशन स्लैकनेस आ जाती है, रोड में तो टेंशन नहीं आएगी, लाइट रोड बांध दी। अब इस लाइट रोड को मैं ऑब्वियसली किसी स्पीड से वर्टिकल सर्कुलर मोशन दे रहा हूँ, तो ये लाइट रोड भी ऐसे ट्रेवल करेगी। तो बताइए मैं इसको क्या स्पीड दूं कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले। तो सिंपल से समझ लीजिए, रोड के केस में यहां पर V2 जो है ना वो 0 हो सकता है, क्योंकि स्लैक नहीं करेगा, स्लैक नहीं करेगा, वहां तो 0 नहीं हो सकता था। यानी V2 0 मतलब है कि टेंशन नेगेटिव भी हो सकती है इसमें, क्योंकि तो रोड है, ये तो स्लैक करेगी नहीं, इसमें टेंशन नेगेटिव भी हो सकती है। V2 0 कर सकते हैं यहाँ पर, अगर V2 0 करते हैं तो फॉर्मूला लगा दो, V1 का स्क्वायर इक्वल टू V2 का स्क्वायर प्लस 2GR लगा दो, ये 0, ये 0, 2G इंटू 2R, तो क्या बोल सकता हूँ V1 इक्वल टू √4GR, यानी कि अगर √4GR दूंगा तब भी सर्कुलर लूप कंप्लीट कर लेगा, लेकिन स्ट्रिंग के केस में मिनिमम 5GR देना पड़ेगा वर्टिकल सर्कुलर लूप को कंप्लीट करने के लिए। क्या ये क्लियर है? तो दिस ब्रिंग्स अस टू द मैराथन सेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन को हम कंप्लीट करते हैं। हाँ हाँ, पार्टिकल नहीं लगा दिए, रोड रोड ही पार्टिकल है। कौन सा नॉर्मल है? अरे मैं मासलेस मान के चल रहा हूँ रोड का। तो mg तो लगेगा ना इसका हमेशा नीचे, रोड का mg तो लगेगा इसे ना, तुम आरबीटी में मत चले जाओ भाई। नॉर्मल तो कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस तो कुछ है ही नहीं ना, व्हाट इज वेर इज कॉन्टेक्ट, नॉर्मल जब भी लगता है कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगता है। यहाँ कौन सी कॉन्टेक्ट सरफेस, यहाँ कोई कॉन्टेक्ट सरफेस ही नहीं है। एनएलएम में पढ़ा है ना अपन, नॉर्मल किसकी वजह से लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस तो कुछ है ही नहीं है। अभी वो सवाल आएंगे, अभी वो सर्कुलर मोशन पार्ट 3 है जिसमें हम एडवांस जेई मेन लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है चलिए।